दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। 2024 यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो जीएस और हिंदी के टॉप क्वेश्चंस में से हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न इसमें आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। दूसरा है, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी ना तो एक ना ही दो। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, एक और दो, दोनों सही है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, ये भी सही है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, ये भी सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध परिषदों के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उन्हें इन परिषदों के आयोजन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 राजगृह, 2 पाटलिपुत्र, 3 वैशाली, 4 कश्मीर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इनका कालानुक्रम क्या था? इसमें ऑप्शन बी सही है, 1, 3, 2 और 4। ठीक है, सबसे पहले राजगृह में आयोजन हुआ था बौद्ध परिषदों का, उसके बाद में वैशाली है, फिर पाटलिपुत्र, उस सबसे लास्ट में कश्मीर। ठीक है, इन 4 जगहों पर बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता एक भिक्षु महाकश्यप ने की थी। ये परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। और दूसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी वो वैशाली में हुई थी। ठीक है, ये वैशाली है, ये दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी। राजा कालाशोक थे और सबकामी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के संरक्षण में हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में अध्यक्षता हुई थी। और अशोक राजा था, उसके संरक्षण में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है मोगली-तिसपुत्र ने की थी। चौथी बौद्ध संगति जो है वो कश्मीर में हुई थी, कुंडलबन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, कनिष्क राजा था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नंबर 1 पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये कालानुक्रम में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए सिमुक, बी श्री शातकर्णी, सी कृष्ण, डी हाल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। मौर्यों के पतन के बाद दक्कन में सातवाहन ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया, जिनका शासन लगभग 450 वर्षों तक चला। उन्हें आंध्रा के नाम से भी जाना जाता था। सातवाहनों के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत पुराण में शिलालेख में है। ठीक है, और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, उसका उत्तराधिकारी कृष्णा बने। ठीक है, ये सिमुक के उत्तराधिकारी थे, जिन्हें पश्चिम में नासिक तक राज्य का विस्तार किया था। तीसरे राजा श्री शतकर्णी थे, जिन्हें पश्चिमी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त की और अश्वमेध यज्ञ करवाया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। सिमुक के उत्तराधिकारी कृष्ण थे और कृष्ण के बाद ये शतकर्णी बने। सातवाहन वंश का शासक सिमुक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, ये भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था। दूसरा है, गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनकर इसमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2, दोनों यानी के, और आपका जो चौथा है डी ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर 1 है
ये भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था, ये सही है। दूसरा है गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था, ठीक है, इसमें दोनों सही हैं। गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही हैं, दोनों गांधार कला से संबंधित हैं, ठीक है। और गांधार कला भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण है, ये याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी ह्वेनसांग, डी प्लिनी। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ह्वेनसांग, ठीक है। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला विदेशी यात्री ह्वेनसांग था। दोस्तों ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था। उन्होंने महायान सिद्धांत के मूल्यों को समझाकर दूसरों पर इसका प्रभाव डाला था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी शिव स्कंद वर्मन, सी सिंह विष्णु, डी नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। दोस्तों पल्लव शासक विष्णुगुप्त समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है चोल शासकों द्वारा, बी पल्लवों शासकों द्वारा, सी शैलेंद्र शासकों द्वारा, डी अहोम शासकों द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शैलेंद्र शासकों द्वारा बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों 9वीं शताब्दी तक जावा शैलेंद्र साम्राज्य का भाग बना रहा, बाद में ये स्वतंत्र साम्राज्य बन गया। जावा ने बोरोबुदुर मंदिर सहित शैलेंद्र शासन के तहत कला में महानता और वैभव प्राप्त किया था। दोस्तों बोरोबुदुर मंदिर ये भारतीय जावा कला का सबसे बड़ा स्मारक है। इसे 750 से 850 ईस्वी के दौरान बनाया गया था। इसमें एक के बाद एक 9 सीढ़ीनुमा छतें हैं। सबसे ऊपरी छत के केंद्र में एक घंटी के आकार का स्तूप है। छतों में खुली दीर्घाओं में बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाली 2000 नक्काशी आकृतियां हैं। नीचे का भाग अति अलंकृत है जबकि ऊपरी भाग अनअलंकृत है। बोरोबुदुर को पत्थर पर लिखे एक महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है जो विश्व का सबसे अद्भुत बौद्ध स्तूप है, ठीक है। तो बोरोबुदुर मंदिर शैलेंद्र शासकों द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी था। उनके शासनकाल को सामान्य शांति और समृद्धि द्वारा चिन्हित किया गया है, ठीक है। उनके उसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाणिक स्थल सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भीमबेटका मध्य प्रदेश, बी आदमगढ़ नर्मदा घाटी, सी पोटबार पठार दक्षिणी भारत, सी सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटबार पठार दक्षिणी भारत। ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। और आपका भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। नर्मदा घाटी आदमगढ़ पहाड़ियाँ ये भी सही है। और आपका सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत ये भी सही है, ठीक है। पोट द्वार पठार जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में है। ये जो पोट द्वार पठार है वो उत्तर पश्चिम भारत में है। अगर ऐसा कहा जाए तो इसका उत्तर ये होगा, लेकिन ये इसमें सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
रज़िया दिल्ली की सुल्तान बनी थी? ऑप्शन ए 1234 ईस्वी में, बी 1235 ईस्वी में, सी 1236 ईस्वी में, डी 1237 ईस्वी में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1236 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक तुर्की गुलाम ने तराइन के युद्ध के बाद भारत में तुर्की सल्तनत में विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्की विजय का वास्तविक संयोजक माना जाता था। ठीक है। और अपने अंतिम वर्षों में इल्तुतमिश उत्तराधिकारी की समस्या से चिंतित था। उसने अपने जीवित पुत्रों में से किसी को भी सिंहासन योग्य नहीं समझा, इसलिए उसने अपनी बेटी रज़िया को 1236 ईस्वी में सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अश्वातार, घुड़सवार, खूत, व्यापारी, शाहना, मंडी नियंत्रक अधिकारी, डी आमिल भू राजस्व संग्रह करता। दोस्तों इसमें सही सुमेलित ऑप्शन बी नहीं है, खूत व्यापारी। ठीक है। अश्वातार घुड़सवार ये सही सुमेलित है। शाहना मंडी पर्यवेक्षक अधिकारी, नियंत्रक अधिकारी। ठीक है। आमिल भू राजस्व संग्रह करता होता है। ठीक है। मखदूम व्यापारी होता है। ठीक है। बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल रूप से लिखी गई ताजुके बाबरी की भाषा थी? ऑप्शन ए फारसी, बी तुर्की, सी अरबी, डी उर्दू। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तुर्की। मूल रूप से लिखी गई ताजुके बाबरी तुर्की भाषा में थी। बाबर द्वारा अपनी मातृभाषा तुर्की में अवकाश के दौरान लिखी गई इसकी फ़ारसी में 4 बार, पहले जैन खान, फिर प्यादा खान और उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना और मीर अबू तालिब तुर्बती द्वारा अनुवाद किया गया था। इसका कई यूरोपीय भाषाओं में विशेषकर फ्रेंच, अंग्रेज़ी अनुवाद किया गया है। ठीक है। बेब्रिज ने ताजुके बाबरी के काम का मूल तुर्की से अनुवाद किया था, जबकि और कई ने इसका फ़ारसी में भी अनुवाद किया है। बाबर मध्य एशिया के तिरुमुड राजवंश का शासक था जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। वह तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। तो ताजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गजे सिकंदरी पद का तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है भूमि मापन पैमाना, बी कपड़ा मापन पैमाना, सी कृषि कर, डी अनुदित फारसी रचनाएं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है भूमि मापन पैमाना। दोस्तों गजे सिकंदरी जो है वो भूमि मापने का एक पैमाना है। लोदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान था सिकंदर लोदी। ठीक है। इसलिए इसका गजे सिकंदरी नाम रखा गया, सिकंदर लोदी के नाम पर। उसने जो है गजे सिकंदरी नामक एक नया भूमि नापने का पैमाना स्थापित किया था जो मुग़ल काल तक प्रचलित रहा। ठीक है। सिकंदर लोदी उसने हिंदुओं पर जजिया कर लागू कर दिया था। ठीक है। उसने विद्वानों और दार्शनिकों और लेखकों को शानदार अनुदान दिया। उसने आगरा में एक स्थल को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। ठीक है। आगरा एक बड़ा शहर और लोदियों की दूसरी राजधानी बन गया था। ये सब सिकंदर लोदी के कार्य थे। तो भूमि मापने का पैमाना सिकंदर लोदी के शासनकाल में गजे सिकंदरी के नाम से मशहूर था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महालवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1792, बी 1799, सी 1815, डी 1822। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1822। ठीक है। महालवारी बंदोबस्त प्रणाली 1822 में शुरू की गई थी।
बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिमी प्रांत में होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज़ ने नई प्रणाली तैयार की थी जो 1822 में लागू हुई। उसका नाम था महालवारी बंदोबस्त प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली के तहत हर एक गांव को भुगतान किए जाने वाले राजस्व की गणना करने के लिए एक गांव के भीतर हर एक भूखंड या खेत का अनुमानित राजस्व जोड़ा जाता था। ठीक है, राजस्व एकत्रित करने और कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 1822 में लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा, सी ज्योतिराव फुले द्वारा, डी ई रामास्वामी नायकर। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आत्मसम्मान आंदोलन ई रामास्वामी नायकर द्वारा किया गया था। रामास्वामी नायकर या पेरियार ने 1925 में, ठीक है, अस्पृश्यता से लड़ने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि अछूत मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के सच्चे धारक थे जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया था। आत्मसम्मान आंदोलन को द्रविड़ आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, आत्मसम्मान आंदोलन को द्रविड़ आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, आंदोलन में महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछड़ी जातियों के लिए समान अधिकारों की मांग की गई थी। तो इसकी शुरुआत की थी ई रामास्वामी नायकर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेंगे इसको। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 41, बी 46, सी 52, डी 56। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 46 वर्ष। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 में हुआ था। 46 वर्ष की आयु में वे 1915 में, ये भी याद कर लेंगे, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत आ गए थे। तब उनकी उम्र 46 वर्ष थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए एरियोलर, बी बसामय ऊतक, सी कंडरा, डी एपिथेलियल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंडरा। दोस्तों, कंडरा टेंडन्स अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों से हड्डियां जुड़ी होती हैं किसके द्वारा? कंडरा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, डी विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग यांत्रिक तरंगों की गति में माध्यम के घटक दोलन करते हैं। यदि माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग अनुप्रस्थ तरंगों का एक उदाहरण है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? यदि माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा में अनुदर्शित दोलन करते हैं, वो तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हवा में ध्वनि तरंगें, भूकंप की प्राथमिक तरंगें, झरने का कंपन, ये सब अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए वृक्क, बी यकृत, सी थायराइड, डी क्षुद्रांत। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यकृत। कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। ठीक है, यकृत
में पाई जाने वाली माइक्रोपोज शरीर में सबसे ज़्यादा संख्या में मिलने वाली ऊतक माइक्रोफेज हैं। इससे पहली बार 1876 में कॉल विल्हेम वॉन कुफ्फर द्वारा स्टर्नजेलन के रूप में वर्णित किया गया था। ये कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन ए जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर, बी जॉन मिशेल, सी आइंस्टीन, डी सत्येंद्र नाथ बोस। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जॉन मिशेल। ठीक है, जॉन मिशेल ने 18वीं सदी के दार्शनिक थे, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, पलायन वेग और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित किया, जिसने ब्लैक होल की जानकारी का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई यानी इकाई है। विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी वॉट, डी कूलम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कूलम। ठीक है, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है वो कूलम है। ठीक है, एसआई कूलम यानी सी 1 कूलम आवेश लगभग 6 × 1018 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होता है। आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है? वो कूलम है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है? ऑप्शन ए लिथियम, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पोटेशियम। पोटेशियम क्षार धातु नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड स्रोत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है मेथेनोइक अम्ल नींबू, एसिटिक अम्ल सिरिका, टार्ट्रिक अम्ल इमली और ऑक्सैलिक अम्ल है टमाटर। ठीक है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल नींबू, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सिरका एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही है। नींबू इमली जो है टार्ट्रिक अम्ल ये भी सही है, और टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल ये भी सही है। मेथेनोइक अम्ल आपका चींटी का डंक, इसको चींटी का जो डक होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है, नींबू नहीं होता है। ठीक है, नींबू का होता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, अगर साइट्रिक अम्ल होता साइट्रिक अम्ल, ठीक है, ये नींबू का होता है, तो इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी पोटेशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी जिंक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद कर लेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं शॉर्ट में। इसका सूत्र है NaHCO3। ठीक है, ये कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत है और इसलिए इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में, उत्सर्जक लवण और पेय पदार्थों में, शुष्क रसायन, आग बुझाने वाले यंत्रों के मुख्य रूप के घटक के में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से जानवर प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
इसमें ऑप्शन ए है डॉल्फिन, बी चमगादड़, सी हाथी, डी एक और दो, ए और बी दोनों, सॉरी ए और बी दोनों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, डॉल्फिन और चमगादड़ दोनों सही हैं इसमें, क्योंकि 20 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्रश्रव ध्वनि या ध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पारपाइज पराध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रजाति के माउथ से श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, तो प्राश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले डॉल्फिन और चमगादड़ दोनों हैं, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी फूल खिलते हैं, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मैंगो शावर, बी ब्लॉसम शावर, सी नार्वेस्टर, डी लू। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्लॉसम शावर। ठीक है, ब्लॉसम शावर से केरल और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी फूल खिलते हैं। ये गर्म मौसम के स्थानीय तूफान हैं। आम्र वर्षा जो होती है, यानी मैंगो शावर जिसको कहते हैं, ये ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल के तटीय कर्नाटक में ये आम बात है। ठीक है, तो ब्लॉसम शावर से केरल के आसपास क्षेत्रों में काफ़ी फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है कोची बंदरगाह, बी मुंबई बंदरगाह, सी मारमागाओ बंदरगाह, डी कांडला बंदरगाह। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को कहा जाता है। कोचीन बंदरगाह ये वेम्बनाड कायल के शीर्ष पर स्थित है, अरब सागर की रानी के रूप में लोकप्रिय है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। सुएज कोलंबो मार्ग के नज़दीक होने की वजह से इस बंदरगाह का स्थान लाभकारी है। ये केरल, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो कोची बंदरगाह अरब सागर की रानी है। अगला प्रश्न है, पुंगा घाटी स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी जम्मू और कश्मीर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। ठीक है, पुंगा घाटी दोस्तों लद्दाख में स्थित है। पुंगा घाटी साल्ट लेक घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में चांगथांग घाटी में स्थित है। ठीक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भूतापी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पुंगा घाटी अपने सल्फर युक्त उष्ण झरने हॉट सल्फर स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। ये भारत की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची परियोजना होगी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा इस भूतापी संयंत्र ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पुंगा घाटी लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप बिल्कुल रट लेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है 1901 से 1921, बी 1921 से 51, सी 1951 से 81, डी 1981 से 2000। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 से 1981 भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि दर अवधि। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि स्थिर वृद्धि दर किस साल हुई थी। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि को दो समय विधियों के बीच किसी क्षेत्र विशेष के रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इस अवधि में वृद्धि की 4 स्पष्ट व्यवस्थाओं को पहचाना गया है। ठीक है, तो इसमें जो 1921 है और 1951, इसे जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में असंशोधित जन्म दर अधिक थी, जिससे विगत
प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई थी। ठीक है, और जो 1951 से 81 है, ये भारत में जनसंख्या विस्फोट अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 81 के बाद जो वर्तमान तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रही, लेकिन धीरे धीरे मंद होने लगी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की 3 फसलें उगाता है जिन्हें ओस, यमन और बोरो कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में चावल की खेती भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से भी ज़्यादा किस्में हैं। इसे समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक पूर्वी भारत के क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें उगाते हैं जिन्हें कहा जाता है ओस, अमन और बोरो। ठीक है, ये याद कर लेंगे। ये 3 किस्में पश्चिम बंगाल राज्य में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए वैतरणी, बी इंद्रायणी, सी कन्हार, डी वंशधारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंद्रायणी। इंद्रायणी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसका उद्गम महाराष्ट्र के लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वतमाला के कुरबंडे से होता है। ये भीम नदी की सहायक नदी है। ये पुणे के प्रमुख क्षेत्रों से होकर बहती है। इस नदी की एक जल विद्युत बांध है जिसे बलवन बांध कहा जाता है। ठीक है, आपकी बैतरणी नदी जो है ये उड़ीसा के क्योंझर ज़िले के गुप्तांग पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कन्हार नदी ये सोन नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़। और बैतरणी नदी ओडिशा। इंद्रायणी ये महाराष्ट्र में है। और वंशधारा भी ओडिशा से निकलती है। ठीक है, याद कर लेंगे ये नदियाँ। छोटी छोटी नदियों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हम लोग अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की अनुशंसा की? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए है मंडल आयोग, बी हंटर आयोग, सी सरकारिया आयोग, डी कोठारी आयोग। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम मंडल आयोग पड़ा। बीपी मंडल। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। मंडल आयोग और दूसरा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1779 में हुआ था। ठीक है, 1779 इसका गठन हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल आबादी में 52% हिस्सा पिछड़ा वर्ग का है, ओबीसी का है। ठीक है, 52%। ओबीसी के लिए आरक्षण का आंकड़ा 27 पर सीमित कर दिया गया। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मंडल आयोग की अनुशंसा पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 27% आरक्षण देने के लिए कहा गया। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, बी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, सी राज्य विधायिका द्वारा, डी जिला प्रशासन द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है,
शहरी स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान पारित किया गया था। 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसने संविधान के भाग अनुच्छेद 243 से 243 तक इसमें प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, इसमें संविधान में 12वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें शामिल हैं, जिसे अनुच्छेद 243 से संबंधित है। और नगर पालिका का चुनाव अनुच्छेद 243 ZA नगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची की तैयारी और सभी चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है। कौन निर्वाचन आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था? ऑप्शन ए काशीराम, बी GMC बालयोगी, सी PL पुनिया, डी बांगरू लक्ष्मण। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी GMC बालयोगी। दोस्तों 1998 में गंती मोहन चंद्र बालयोगी 12वीं लोकसभा के सबसे युवा और पहले दलित अध्यक्ष बने थे। उन्होंने सर्वसम्मति से 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया था। ये पहली बार था जब किसी क्षेत्रीय पार्टी से जुड़ा एक सदस्य अध्यक्ष बना। ठीक है, तो GMC बालयोगी ये दलित अध्यक्ष थे और पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है आश्रय का अधिकार, बी विदेश यात्रा करने का अधिकार, सी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, डी आत्महत्या का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा इसमें कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्महत्या का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को जो है प्राप्त हैं। न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। एक है निजता का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आश्रय का अधिकार। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, हिरासत में मृत्यु के विरुद्ध अधिकार है, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, बहुत और भी कई सारे हैं। शिक्षा का अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को समग्र विकास का अधिकार है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 के हिस्से हैं, लेकिन आत्महत्या का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों की परिषद में सदस्यों के नामांकन की विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, बी कनाडा का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, डी ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आयरलैंड का संविधान। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, कनाडा का संविधान, यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से राज्यों की परिषद के सदस्यों के नामांकन की विशेषता ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बानर एपे नहीं है? ऑप्शन ए गिबन, बी गोरिल्ला, सी लंगूर, डी आरंगूटान। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, लंगूर। ठीक है, लंगूर बानर नहीं है। गिबन, गोरिल्ला, आरंगूटान ये सब बानर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है,
लंगूर एशियाई बंदरों की कई प्रजातियों को दिया गया सामान्य नाम है। इनकी पूंछ लंबी होती है, ये बानर नहीं है, वे उपकुल कोलंबिनी से संबंधित हैं। गोरिल्ला जो है बानरों का सबसे बड़ा और मनुष्यों के सबसे निकटतम जीवित जाति में से एक है। ठीक है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो और आंगरटुंगा, ये आरंगुटान नाम है। ये उनके तुलनात्मक रूप से बड़े आकार और मानव जैसी विशेषता के कारण महान बानर कहा जाता है इन्हें। गिब्सन को लघु बानर कहा जाता है, ये गिवन है। ठीक है, तो लंगूर जो है बानर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्राकृतिक में विषैला नहीं है? ऑप्शन ए कोबरा, बी वाइपर, सी करैत, डी पाइथन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है पाइथन। ठीक है, पाइथन जो है वो विषैला सर्प नहीं है। विषैला भारतीय सर्पों में कोबरा है, क्रेट है, ठीक है, वाइपर है, ये सब विषैले सांप हैं। अजगर और पाइथन विषैले सांप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संशोधित आधार वर्ष है? ऑप्शन ए 10-11, बी 11-12, सी 14-15, डी 15-16। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 2011 और 12। ठीक है, इस सूचकांक को थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची जाने वाली, व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को नापता है। तो ये 2011 और 12 अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार को 2011-12 के रूप में संशोधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए धान, बी ज्वार, सोरघम, सी रागी, डी जई, ओट। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है जई। ठीक है, जई जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। धान, ज्वार और रागी ये खरीफ की फसलों में से हैं। खरीफ की फसलों में मक्का भी आता है, बाजरा आता है, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, तिलहन, कपास, ये सब आता है। और एक होती है जायद की फसल। दोस्तों, जायद की फसल में मौसमी फल, सब्जियां, चारा, ठीक है, ये फसल मार्च और जुलाई के बीच बोया और काटा जाता है। रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर, जई, आलसी, सरसों, ये रबी की फसलों में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है एम्बर बॉक्स, बी ब्लू बॉक्स, सी ग्रीन बॉक्स, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एम्बर बॉक्स। WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को एम्बर बॉक्स नाम दिया गया है। एम्बर बॉक्स उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाली सभी सब्सिडी एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आती हैं, यानी ब्लू और ग्रीन बॉक्स में आने वाली सब्सिडी को छोड़कर सभी कृषि सब्सिडी हैं। ब्लू बॉक्स क्या है दोस्तों? ब्लू बॉक्स ये शर्तों वाला एम्बर बॉक्स है। ये शर्तें विकृतियों को कम करने के लिए अभिकल्पित की गई हैं। ग्रीन बॉक्स जो है वो कृषि सब्सिडी को व्यापार में न्यूनतम या कोई विकृति उत्पन्न नहीं करती है, उसे ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, बेसल समझौते संबंधित हैं? ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से, बी बीमा क्षेत्र से, सी शेयर बाजार से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल समझौते दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हैं। बेसल समझौते बैंकिंग पर्यावरण पर बेसल समिति BCBS द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में 10 देशों के समूह के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स द्वारा की गई थी। समिति ने 2009 में और फिर 2014 में अपनी सदस्यता का विस्तार किया। अब 28 न्यायालयों से 45 सदस्य हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक और बैंकिंग विनियमन की जिम्मेदारी के प्राधिकरण शामिल हैं। इनका उद्देश्य है पर्यवेक्षी मुद्दों को समझना, बढ़ावा देना, विश्व भर में बैंकिंग पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, ये बेसल समझौता बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
इसमें ऑप्शन ए है इरिट्रिया, बी सूडान, सी इथोपिया, डी मिस्र। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इथोपिया। इथोपिया देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है लाल सागर, और विश्व के सबसे खारे जल निकायों में से एक है। इसके सीमावर्ती देश हैं मिस्र है, ठीक है, सूडान है, इरिट्रिया है, ठीक है, और जिबूती भी है, सऊदी अरब है, यमन है। ये सब लाल सागर से जुड़े हुए हैं। और ये बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी के मध्य में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और सुएज नहर की खाड़ी, यानी सुएज नहर की ओर जाने वाली है। ये महान भ्रंश घाटी अफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इथोपिया जो है वो लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी परियोजनाएं नदियां सही सुमेलित नहीं हैं? ऑप्शन ए भाखड़ा नागल सतलुज, बी मंडी परियोजना ब्यास, सी नागा अर्जुन परियोजना मंजरा, डी फरक्का परियोजना गंगा। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, नागा अर्जुन सागर मजरा, ठीक है। नागा अर्जुन सागर जो है वो कृष्णा बांध पर है और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कृष्णा आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर, ठीक है। और भांगड़ा नागल सतलुज नदी पर है, ये कहाँ है? ये पंजाब में है। नागा अर्जुन भांगड़ा नागला पंजाब में है। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। मजरा जो है नहीं, ये गलत है, ये जो है आपका अभी हमने बताया था कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और एक है आपका फरक्का परियोजना, फरक्का ये गंगा पे है, बिल्कुल सही है। और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सॉरी वेस्ट बंगाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मिस्टी पहल संबंधित है ऑप्शन ए आर्द्रभूमि संरक्षण से, बी जलवायु परिवर्तन से, सी औषधीय पौधे से, डी मैग्रोव वृक्षारोपण से। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैग्रोव वृक्षारोपण से। दोस्तों, मिष्टी तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रोव पहल, इसे केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र तट के किनारे और नमक वाली भूमि पर मैग्रोव वृक्षारोपण के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मैग्रोव पृथ्वी की सतह का लगभग 0.1% ही कवर करते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR, ठीक है, इसके तहत भारत की कुल मैग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है। भारत UNFCCC COP57 के दौरान लॉन्च किए गए जलवायु के लिए मैग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ था, ठीक है। तो मिष्टी पहल संबंधित है मैग्रोव वृक्षारोपण से, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति IUCN स्थिति सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सुनहरा लंगूर लुप्तप्राय, बी सुनहरी महसीर खतरे के करीब, सी मालाबार सिवेट गंभीर रूप से लुप्तप्राय, डी नीलगिरी तहर कमज़ोर। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुनहरी महसीर खतरे के करीब, ठीक है। सुनहरा लंगूर ये असम में है, संकटाग्रस्त है, ठीक है। और आपका मालाबार सिवेट, ये मालाबार सिवेट है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी पश्चिमी घाट में है, पाया जाता है। और नीलगिरी तहर ये कमज़ोर, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये तीनों सही हैं, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी सुनहरी महसीर इसमें सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफ़र एक पहल है। ऑप्शन ए
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों की। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान अनुसंधान यानी सफारी। ठीक है, सफारी पहल किसकी है? विज्ञान मंत्रालय की, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफारी नहीं है, सफर है। इसका उद्घाटन 2010 में हुआ था। ठीक है, 2010 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। इस प्रणाली को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसमें GPS अवलोकन के डॉपलर मौसम रडार के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, 34 स्वचालित मौसम स्टेशन शामिल हैं। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सफर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक पहल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी वस्त्र मंत्रालय, सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, ये केंद्र प्रायोजित योजना के तहत खादी और ग्राम उद्योग आयोग 1956 में स्थापित किया गया था। इस पर जहां भी आवश्यक हो ग्रामीण विकास में संलग्न अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्राम उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम की योजना, प्रचार, संगठन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्राम उद्योग केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन शुरू किया गया। ऑप्शन ए 2020 में, बी 2021 में, सी 2022 में, डी 2019 में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2021 में, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन। ठीक है, ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के लिए खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पाम तेलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। मिशन 2021-22 से 2025 और 26 ठीक है तक अगले 5 वर्षों में उत्तर पूर्वी राज्यों में 3.8 लाख हेक्टेयर, शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर के साथ पाम वृक्ष के वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर के अलावा क्षेत्र में वृक्षारोपण करना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।